हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई के लिए आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही होगी। और इस क्रम में आज हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज के एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आज का हम पहला ही प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रश्न एक और आपसे बन गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 2 रंग होते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। पहला तो क्या होता है, लाल, और दूसरा कौन सा रंग होता है, यह आपको क्या करना है, बताना है। तो हरा, नीला, पीला या नारंगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं, 2 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो लाल होता है और दूसरा क्या होता है, नीला होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसको शामिल कर दिया है। यूपी पुलिस का यही क्या है, ध्वज है। और देखिए यहाँ पे पहला रंग क्या है, यह लाल रंग है। पहला रंग क्या है, लाल रंग, जो कि प्रश्न में दे रखा था। और दूसरा रंग क्या है, यह नीला। यही नीला, यानी कि जो हमारा जो आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उस पर जो थंबनेल है उसी पे ये बना हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के थंबनेल पे ही है कि यूपी पुलिस का झंडा पहला क्या है, लाल रंग, और दूसरा क्या है, नीला रंग। ये 2 रंग शामिल हैं। ये 2 रंग कौन कौन से हैं, यहाँ पे फिर लिख दे रही हूँ। पहला क्या है, तो एक लाल रंग होता है और दूसरा क्या होता है, नीला रंग होता है, नीला। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न अपना। बात करें अगर हम थोड़ा इसको प्रश्न को और देख लें कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 23 नवंबर 52 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी को ध्वज प्रदान, यानी कि जो है यह ध्वज कब दिया गया था यूपी पुलिस को। तो यूपी पुलिस का यह ध्वज जो है 23 नवंबर कब दिया गया था, 23 नवंबर 1952 में यह ध्वज दिया गया था। ये 2 रंगों वाला ध्वज यूपी पुलिस को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी। बहुत अच्छी कविता है यह अमीर खुसरो की। कभी समय मिले तो आप लोग देखिएगा कि छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। पहली चीज़, यह कविता किसकी है, अमीर खुसरो की है। छाप तिलक सब छीनी, और किस भाषा में है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या उर्दू भाषा। तो किस भाषा में है ये, देखिए अमीर खुसरो, लग रहा होगा आपको कि उर्दू भाषा में होगा, लेकिन किस भाषा में है यह, तो छाप तिलक सब छीनी यह जो है ब्रज भाषा में अमीर खुसरो ने लिखा है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, बात करें अगर अमीर खुसरो जी की, तो देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इनसे जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, जीके का क्वेश्चन है, या फिर कह लीजिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किसने जो है, किस कवि ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। तो अमीर खुसरो जी ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। इन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा था। किसने देखा था, अमीर खुसरो ने देखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि 2015 में स्वामी भद्राचार्य को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2015 में स्वामी भद्राचार्य जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से, पद्मश्री से, पद्म भूषण से या पद्म विभूषण से। तो किससे सम्मानित किया गया था स्वामी भद्राचार्य जी को 2015 में, तो क्या दिया गया था इन्हें, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, पद्म विभूषण। क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था स्वामी भद्राचार्य जी को। बात करें कि 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे, तो प्रभा अत्रे, कला क्षेत्र में प्रभा अत्रे जी को दिया गया था। ठीक है, राधे श्याम खेमका जी को साहित्य में दिया गया था। बात कर लें अगर विपिन रावत जी को मरणोपरांत लोक सेवा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, बात करें हम तो यानी कि सबसे पहले क्या दिया जाता है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण, तब इसका हायरार्की, इसका क्रम पूछता है कि किस क्रम में दिया जाता है। तो हम पहले बात करें, सबसे पहले क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। तब क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण। क्या होता है, पद्म विभूषण दिया जाता है।
और इसी पद्म विभूषण के बाद से पद्म भूषण दिया जाता है और उसके बाद से हम पद्म श्री देते हैं। क्या देते हैं? सबसे अंतिम में पद्म श्री दिया जाता है। यह हायरार्की भी पूछी जाती है आप लोगों से, यह क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण पद, फिर पद्म श्री। आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो जीएसटी यानी कि जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी का, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। और इसमें जो है किसको शामिल किया गया था, वो भी किसके अंतर्गत? तो एस जीएसटी की बात, स्टेट जीएसटी की बात कर रहा है हम। तो देखिए, बात करें अगर एस जीएसटी की राज्य में, तो राज्य में क्या क्या शामिल किया गया है, क्योंकि राज्यों से बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि राज्य के जीएसटी में, एस जीएसटी में क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले वैट लगा है। क्या लगा है? वैट राज्य ही लगाता है। उसके बाद से केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी कर, बहुत बार पूछा गया चुंगी कर कौन लगाता है, तो चुंगी कर राज्य ही लगाता है। खरीद कर, लॉटरी कर, जुए पर, विज्ञापनों पर, इन सभी पर कर कौन लगाता है? राज्य लगाता है। तो इसी क्रम में पूछ रहा है। देखिए, संपत्ति कर, आयकर और स्टाम्प शुल्क, यह किसका है? तो संपत्ति कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क, इन सब में से क्या होता है? यह सब नहीं, बल्कि चुंगी कर को शामिल किया गया था। किसको? राज्य के अंतर्गत चुंगी कर को शामिल किया गया था। चुंगी कर राज्य कर को जीएसटी में शामिल किया गया था। ठीक है, किसमें? तो जीएसटी में चुंगी कर, जो कि एक कैसा कर है? यह चुंगी कर राज्य कर है। याद रखिए, चुंगी कर राज्य कर है। मनोरंजन कर कौन सा लगाता है? तो विलासिता या मनोरंजन कर भी कौन लगाता है? राज्य ही लगाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने पांचवें प्रश्न को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को, या फिर 21 सितंबर को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की हम बात करें तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? बात हम अगर स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। बात करें अगर कि 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्या मनाया? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है इस दिन, 21 सितंबर को। ठीक है, 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्तनपान दिवस। क्या मनाते हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यानी कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? जर्डोस क्लाउड ने, सैमुअल कोल्ट ने, मार्टिन कूपर ने, विलियम कुलिन ने। यानी कि कह रहे हैं नियॉन लैंप का आविष्कारक कौन है, किन्होंने किया था? तो जर्डोस क्लाउड। किसने किया था? जर्डोस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ट ने किया था? सैमुअल कोल्ट ने बंदूक का आविष्कार किया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने? जर्डोस क्लाउड ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है, एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि एक ऐसी छवि जो क्या फोरम में, सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बायो कहते हैं, सेल्फी कहते हैं, अवतार कहते हैं, या मुखौटा कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवतार कहते हैं। यानी कि अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे देखते हैं आठवां प्रश्न अपना क्या कहता है। आठवां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? यानी कि आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर पूछे क्वेश्चन कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और यह ये देश है, इन देशों में से कहाँ पर यह इंदिरा पॉइंट अवस्थित है? तो छोटा सा एक मैप बना के हम आपको समझाना चाहते हैं।
देखिए ये क्या हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, और ये कर्नाटक, कर्नाटक को मैं KR से डिनोट करूँगी, और ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया हमारा केरल। क्या है, केरल है, केरल है, ठीक है, केरल। इधर क्या होता है, इधर लक्षद्वीप पड़ता है। क्या है, लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप जो है, जो कि आजकल लक्षद्वीप बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इसकी राजधानी क्या होती है, कवारत्ती, क्योंकि इतना चर्चे में है तो इसकी राजधानी पूछी जा सकती है आपसे, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। अब ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और ये क्या है पूरा हमारा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है यह। और यहीं पर जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार के क्या है, छोटे छोटे जो है आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, ठीक है, छोटे छोटे। यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे लंका पड़ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखिए अब ये क्या है कि अंडमान निकोबार के क्या है, आइलैंड्स हैं, और यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेपिंग पॉइंट भी इस इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से देश, देखिए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कहाँ पड़ता है, यह बांग्लादेश जो है यहाँ पड़ता है। कहाँ पे, यहाँ पड़ता है बांग्लादेश, यहाँ पे। ये पूर्वोत्तर के अगर राज्य को बना दिया जाए इधर, तो यहाँ बांग्लादेश यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, और ये अपना कहाँ पे है, यह बात कर रहा है नीचे, तो ये तो ऊपर है, यानी कि बांग्लादेश तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। बात कर रहे हैं नेपाल की, तो नेपाल कहाँ, इधर कहीं, नेपाल जो है इधर कहीं डिनोट करता है, नेपाल हमारा वहाँ पे, तो यानी कि नेपाल भी नहीं होगा। अब मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ हम देखें तो मलेशिया है, और मलेशिया से इतनी दूर इंडोनेशिया है। तो अगर हम बात करें इसकी कि पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो इस मलेशिया के निकटतम है, इंडोनेशिया उससे भी ज़्यादा दूर है, जब मलेशिया पास है, यानी कि मलेशिया के निकटतम स्थित है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। आई होप इस मैप से थोड़ी बहुत आपको सहायता ज़रूर मिली होगी और समझ में आया होगा, कई सारे फैक्ट आपको इस मैप से मिले होंगे। अब आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंह, ठीक है, एक सिंह वाले गैंडे पाए जाते हैं, यानी कि वन हॉर्न राइनो की बात कर रहा है। वन हॉर्न राइनो या फिर एक सिंह वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो कह रहे हैं जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा या बांदीपुर। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो एक सिंह वाले गैंडे पाए जाते हैं असम के काजीरंगा में। कहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, असम में है। आपसे पूछ लोकेशन भी पूछ सकता है, कहाँ पे, असम में है। बांदीपुर कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट, तो यह जो है यूके यानी कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है, यानी कि जो इम्फाल है वह किस राज्य की राजधानी है। आपके सर ने राज्य और राजधानियाँ, भारत की जितनी भी राज्य और राजधानियाँ हैं उसको मैप से बहुत ही अच्छे से कवर किया है। एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, श्योर है, गारंटी है कि रटेंगे नहीं, और आपको सारे जो है भारत के राज्य और राजधानियाँ याद हो जाएंगी विद मैप, ठीक है। तो कह रहे हैं किस इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, मणिपुर का है, त्रिपुरा का है, नागालैंड का है या फिर सिक्किम का है। तो किसकी राजधानी है, इम्फाल किसकी राजधानी है, तो इम्फाल जो है किसकी है, फॉल, यानी कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर की, यानी कि मणि क्या हो गया, फॉल हो गया, इसका ट्रिक है, मणि फॉल हो गया, मणि गिर गया, यानी कि मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। क्या है, अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है, अगरतला। और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। क्या है नागालैंड की राजधानी, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा पड़ता है। और एक हमारा बच जाता है सिक्किम, इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। इनमें से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने शहरों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 शहरों से होकर के गुजरती है ये कर्क रेखा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया,
यानी कि इक्वेटर हो गया। क्या है इक्वेटर, यानी कि इसे हम भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया। ऊपर ये क्या है हमारा, यही कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। और ये नीचे जो होता है ये क्या है, मकर रेखा है, मकर रेखा, ठीक है, ये है मकर रेखा। अब यह कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए गुजरात, फिर राजस्थान, क्रम से ही जाती है, मैं क्रम से बता रही हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी में लिख रही हूँ, जी से गुजरात हो गया, आर से राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर कहाँ से, झारखंड से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। यानी कि देखिए पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं, कौन कौन से, त्रिपुरा और मिज़ोरम। जो पूर्वोत्तर के 2 ही राज्य लगते हैं, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बाकी अगर हम बात करें, बाकी देखें कि कर्क रेखा जो है गुजरात से जा रहा है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिज़ोरम। पूर्वोत्तर के 2 राज्य त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, तो क्या है, गांधीनगर। क्या दिया है, गांधीनगर दिया हुआ है। तो ये गुजरात की राजधानी है, पास से है। झारखंड की राजधानी, झारखंड जो है रांची, ये भी क्या पास है। अगरतला की हम बात करें तो त्रिपुरा में पड़ता है, ये भी पास है। लेकिन यह भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है यह भुवनेश्वर। और जब यह भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है तो यही क्या है, कर्क रेखा से दूर स्थित, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती ही नहीं है, ठीक है। देखिए कितना दिमाग लगा करके इसने दिया है, राजधानियों को दे दिया है। त्रिपुरा की राजधानी त्रिपुरा से गुजरता है, त्रिपुरा की राजधानी कर्क रेखा के पास होगी। झारखंड की रांची कर्क रेखा के पास होगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये भी कर्क रेखा के पास होगी। लेकिन भुवनेश्वर किसकी राजधानी, ओडिशा की है, इसीलिए यह दूर स्थित है। थोड़ा सा प्रश्न को क्या किया, ट्विस्ट कर दिया है, घुमा दिया है। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न हमारा हनुमान नहीं बल्कि हॉर्नबिल महोत्सव है। सॉरी, क्या होगा, हॉर्नबिल महोत्सव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। मैंने सारे महोत्सव ऐसे कवर कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कह रहे हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, दिया है नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में। तो हॉर्नबिल महोत्सव यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। नागालैंड की राजधानी की हम बात करें, क्या है, कोहिमा। मैं बार बार आपको रिवीजन करवाते चलूँगी ताकि चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और इस नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, ठीक है। एक और आता है पक्के हॉर्नबिल। यह कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। पक्के हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो पक्के हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बात हम कहाँ कर रहे थे, तो पक्के हॉर्नबिल, पक्के हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वह कहाँ पे है, ईटानगर। ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। ऐसे ही जहाँ जहाँ जो जो राज्य आएंगे उनकी राजधानियाँ मैं आपको बताती चलूँगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। 13वां प्रश्न है, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेवा के विरुद्ध, यानी कि जो निर्माण हुआ उसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज जो है अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और ये जो है इसके गठन के बाद, आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद अंग्रेजी भारतीय सेना के, सेवा नहीं बल्कि सेना के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, सेना के विरुद्ध यह कहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ पे जो है इसका विरोध कर रहे थे, तो बलूचिस्तान में, सियाचिन में, सिक्किम में या इम्फाल, कोहिमा। तो कहाँ पे हो रहा था आज़ाद हिंद फौज का अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कार्यवाही,
इम्फॉल में कौन कर रहे थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनका टाइटल क्या है? इनका सब टाइटल है नेताजी। सब लोग इन्हें, जैसे नेहरू जी को चाचा जी बुलाते हैं, वैसे इन्हें नेताजी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? प्रश्न पूछ दे कि पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो पोला त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और उसमें भी पूछा है कि पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो सिंह की, वृषभ की, हाथी की या सांप की? तो किस जानवर की पूजा की जाती है महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में? वृषभ की। वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल। क्या होता है? बैल। बात करें कि महाराष्ट्र में ही, MH से डिनोट करें महाराष्ट्र में ही काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। क्या? काला घोड़ा महोत्सव। पूछ रहे कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो काला घोड़ा महोत्सव यह जो है महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? यानी कि भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राज्यसभा। तो भारत का संविधान जो है महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और यह जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं? इनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक यह काम करेंगे। कौन? महान्यायवादी। जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं, वह जो है क्या करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक काम करते हैं। उसी तरह जिस राष्ट्रपति भी महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है अपना कि यहाँ पे आपको खाली जगह दिया है, भरना है देश का नाम। राइस यानी कि किस देश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर 21 यानी कि बासमती चावल पर जो है अपना बासमती चावल पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? कह रहा है कि किस देश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर किसने हो क्या है अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसने किया था? अमेरिका ने। 1990 के दशक में इसकी कंपनी थी राइस टेक कंपनी, और उसने बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। देखते हैं 18वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न है हमारा, भारत का मूल रूप संविधान के किसके हाथ से लिखा गया था? यानी भारत का जो मूल रूप है संविधान का, वह किसके हाथ से लिखा गया था? किसने अपने हाथों से लिखा था? तो रफ़ी अहमद किदवई ने, कैलाश नाथ काटजू ने, प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा नहीं है, राय ज़्यादा। ठीक है, राय ज़्यादा है। क्या है? राय ज़्यादा है। ठीक है, प्रेम नारायण रायज़ादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इन्हें हम KM मुंशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम शॉर्ट में KM मुंशी कहते हैं। ठीक है, तो किसने यानी कि भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। यह प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मूल रूप से संविधान हाथों से अपने किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा हुआ था। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे साउथ अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? यानी कि इनको रेलगाड़ी से गांधी साउथ अफ्रीका में किसी जगह से कहीं जा रहे थे वो, लेकिन उनको जबरन गाड़ी से ब्लैक बोल करके जबरन गाड़ी से उतार दिया गया। तो ये कहाँ जा रहे थे? साउथ अफ्रीका में जा कहाँ रहे थे? किस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे इन्हें उतार दिया गया? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केपटाउन या डरबन? तो कहाँ जा रहे थे यह? देखिए 1893 की यह घटना है। ठीक है, 1893 की घटना है कि जब महात्मा गांधी डरबन से, कहाँ से याद रखिएगा, डरबन से
जा कहाँ रहे थे डरबन से? प्रीटोरिया। कहाँ जा रहे थे डरबन से? प्रीटोरिया। डरबन से यह प्रीटोरिया जा रहे थे, यानी कि प्रीटोरिया में ही इन्हें ज़बरदस्ती जो है कहाँ पे? नीचे उतार दिया गया था, प्रीटोरिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। याद रखिएगा कि जबरन उतारा कहाँ गया? तो प्रीटोरिया में उतारा गया, लेकिन जा कहाँ से रहे थे? डरबन से प्रीटोरिया जा रहे थे, और यहीं प्रीटोरिया में ही इन्हें जबरन उतार दिया गया। डरबन देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा कि डरबन लगा दें, बल्कि प्रीटोरिया में ही इन्हें ज़बरदस्ती 1893 में उतार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नृत्य का, यानी कि निम्न में से नृत्य यानी कि नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नृत्य यानी कि नृत्य की बात कर रहा है, डांस जिसे हम कहते हैं। निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी है, कथकली है, गरबा है, बिहू। नौटंकी कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में नौटंकी होता है, रासलीला होता है। कथकली कहाँ का है? तो केरल में कलियाँ खेलती हैं, यानी कि कथकली कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, गरबा कहाँ पे होता है? तो गरबा गुजरात का है, गुजरात। ठीक है, डांडिया भी कहाँ पे होता है? डांडिया भी गुजरात में ही होता है। ठीक है, नवरात्रि के अवसर पर। बिहू की बात करें तो यह असम का है। असम की बहू, जैसे मैंने नृत्य कवर किया हुआ है पूरा, उसकी भी क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसमें बताया था असम की बहू बिहू। एक होता है बिहू होता है, और एक रोंगाली बिहू। क्या होता है? रंगाली बिहू या रोंगाली बिहू भी कहाँ मनाया जाता है? तो यह भी असम में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? यानी कि वह कौन सी योजना है जिसके तहत जो है सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्वर्ण भारत योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, या अटल पेंशन योजना है? तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। कब? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है 5000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा सभी बैंक खातों में है। इसे अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या कहेंगे? पीएम जन धन योजना। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वां प्रश्न। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी। ठीक है, सही बात है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इस मगध को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश, किस नाम से जाना जाता है? यानी मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो बिहार में। मगध कहाँ पे है? इस बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी कहाँ पे है? पटना है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा इसमें संगठन है जिसका भारत सदस्य नहीं है? तो कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकूल। राष्ट्रकूल ही है, क्योंकि राष्ट्रकूट नहीं है, राष्ट्रकूल है। G20 दक्षिण एशियाई है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि भारत जो है इनमें से किसका सदस्य? देखिए, राष्ट्रकूल, इसका सदस्य है भारत। यहाँ पे मैं इधर टिक करती हूँ, इसका भी है। G20 का भी भारत क्या है? सदस्य है। G20 का भी भारत क्या है? सदस्य है। बात कर ले हम क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका भी सदस्य है, लेकिन भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का इसका संगठन का सदस्य नहीं है। यानी कि भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं, आसियान। जैसे आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं एक बार और लिख देती हूँ, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और भारत इसी का सदस्य, आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के सदस्यों की हम बात करें तो इसमें क्या है? ब्रुनेई है, क्योंकि यह जो है करंट अफेयर में बहुत पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है,
इंडोनेशिया के बाद से बात करें हम, मलेशिया भी है, मलेशिया है। इसके बाद से लागोस है, लाओस हो गया। और कौन सा है, म्यांमार है, म्यांमार भी है। म्यांमार के बाद से कौन सा है, फिलीपींस है। क्या है, फिलीपींस है। फिलीपींस राजधानी कहाँ पे होती है, मनीला होती है। सिंगापुर है, सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। थाईलैंड, मैं थाई लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ थाईलैंड का नाम, थाईलैंड है, थाई। और एक बचता है हमारा वियतनाम, वियतनाम। और इसकी राजधानी क्या होती है, वियतनाम की राजधानी क्या होती है, हनोई होती है वियतनाम की राजधानी। इनकी आसियान में कुल कितने देश हैं, कुल 10 देश हैं। और इसमें भारत कहीं दिखा आपको, कहीं भारत नहीं दिखा है। तो इसीलिए भारत किसका सदस्य नहीं, आसियान का सदस्य, इनकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। इतने देश जो हैं इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन कंपनी में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया। कहाँ पे, अफ्रीकन ईस्ट कंपनी में भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया है। केन्या है, तंजानिया ब्लॉक है, सूडान ब्लॉक है, युगांडा ब्लॉक है। तो कौन सा नाम दिया गया था इसे, तो इसे नाम दिया गया था सूडान ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक नाम दिया गया था, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारी को हटाने में सक्षम है। यानी इनमें जो है कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारी को हटाने में क्या है, सक्षम है। लीवर है, अग्नाशय है, तिल्ली है, अस्थि मज्जा। तो क्या होगा, तिल्ली होगा। तिल्ली किसे हम स्प्लीन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीन। इसे ही प्लीहा हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे ही प्लीहा कहा जाता है। हिंदी में प्लीहा कहते हैं, या फिर स्प्लीन, या फिर तिल्ली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु होता है। यानी कि एक जो गुलाब सोना होता है उसमें सोने के अलावा और कौन सा धातु होता है, प्लैटिनम, चांदी, क्रोमियम या तांबा। तो क्या होता है, गुलाब सोने में सोने के अलावा जो है तांबा मिला होता है। क्या मिला होता है, तांबा मिला होता है गुलाब सोने में। बात करें अगर गुलाब सोने की, कितने कैरेट का होता है, 14 कैरेट का। 14 कैरेट का, बहुत ही लो मतलब कैरेट माना जाता है 14 कैरेट का गोल्ड। 14 कैरेट का होता है गुलाब सोना। और इस गुलाब सोने में क्या होता है, तो एक तरफ सोना होता है और दूसरी तरफ दूसरा क्या मिला जाता है, तांबा मिला जाता है। याद रखिएगा, बहुत पूछता है जैसे सिल। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, मोनोमोर क्रैपोलैक्टम किसका बहुलक, यानी कि किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। मोनोमोर यानी कि क्रैपोलैक्टम का किस बहुलक को, यानी कि इस धातु को, मोनोमोर क्रैपोलैक्टम धातु को किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए हम बहुलीकरण करते हैं। टेफ्लॉन, नायलॉन, 6 बाइकेलाइट या फिर केवलार। तो किसको प्राप्त करने के लिए हम करते हैं, तो 6 यानी कि नायलॉन 6। क्या होगा, नायलॉन 6 है यह क्या है, नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए हम मोनोमोर क्रैपोलैक्टम के हम क्या करते हैं, बहुलीकरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न, CaSO4 क्या है, CaSO4 डैश 2H2O यानी कि CaSO4 2H2O क्या है, 2H2O। यह जो है किसका रासायनिक सूत्र है, एप्सम नमक का है, जिप्सम का है, गंधक का है या क्वार्ट्ज का है। तो किसका यह रासायनिक सूत्र है, यह रासायनिक सूत्र किसका है, जिप्सम का है। याद कर लीजिए, जिप्सम बहुत बार पूछा गया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ये किसका सूत्र है, तो जिप्सम का।
एप्सम नमक की अगर हम बात कर लें कि एप्सम नमक का आज जिप्सम पूछा गया है तो कल आपसे एप्सम नमक या फिर गंधक या फिर क्वार्ट्ज कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम बात कर लें एप्सम नमक के रासायनिक सूत्र की, तो क्या है MgSO4। यह क्या होता है? एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4। बात करें अगर गंधक की, तो गंधक या सल्फर जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे S से पहचानते हैं, सल्फर S। अब बात करें हम क्वार्ट्ज, जिसे हम स्फटिक भी कहते हैं, और इसे हम क्वार्ट्ज को क्या, स्फटिक को SiO4, क्वार्ट्ज को SiO4 से हम, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। तीनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वां प्रश्न। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में? तो कहाँ पर अवस्थित है यह मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय? यह जो है गोरखपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम जो कि कहाँ से, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो इसी गोरखपुर में है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें, MMTU, क्या कहते हैं इसे, MM मदन मोहन मालवीय MMTU, ठीक है, यानी कि मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और MMTU इसकी स्थापना की हम बात करें, स्थापना की अगर हम बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1962 में, यानी कि सन 1962 में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? यानी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? तो कह रहे हैं मछली है, गरुड़ है, मोर है या गैंडा है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर है? मछली है। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। आप इस चैनल का अगर थंबनेल देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको साफ साफ मछली दिख जाएगी। मछली और 2 रंग दिख जाएंगे, 2 कलर। 2 रंग कौन कौन से दिख जाएंगे ध्वज में? यूपी पुलिस के ध्वज में 2 रंग दिखेंगे, एक तो लाल दिखेगा और एक नीला दिखेगा। हमारा पहला ही प्रश्न था। अगर जानवर की बात करें तो जानवर में क्या, फिश या मछली दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें, सर्वाधिक सीटें यहीं पे हैं, 80 सीटें हैं। अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटों की बात करें तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 31 सीटें हैं। यानी कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31वां प्रश्न। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? यानी कि जो माघ मेला होती है इसकी शुरुआत भी रिसेंटली माघ मेला की शुरुआत हुई है, अभी जल्द ही हुआ है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या फिर अक्षय तृतीया। तो माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से होती है, 15 जनवरी। मकर संक्रांति कब था इस बार? 15 जनवरी को, और इसी 15 जनवरी से मकर संक्रांति से माघ मेले की शुरुआत हो जाती है। देखिए पूछा गया है मेला में, उत्तर प्रदेश के मेले की बात करें तो मेले से प्रश्न है यह। 32वां प्रश्न है, संत यानी कि संत कबीर क्या है? संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ है? यानी कि संत कबीर जो है इनका जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या अयोध्या में? तो इनका पालन पोषण वाराणसी में। किसने किया था? तो एक नीरू नीमा नामक दंपति, किसने? नीरू और नीमा नामक दंपति ने इनका जो है पालन पोषण करा था। जुलाहा, नीरू और नीमा नामक जुलाहा जो थे, इन्होंने ही क्या करा था? संत कबीर की जो है पालन पोषण किया। अगर इनकी कबीर के हम जन्म की वाराणसी में हुआ, पालन पोषण वाराणसी में, लेकिन अगर इनके मृत्यु की बात करें तो कहाँ पे मृत्यु हुआ है? इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है कहाँ पे? संत कबीर नगर के मगहर में। संत कबीर नगर के मगहर में इनकी मृत्यु हुई है। मगहर, ठीक है, याद रखिएगा कि मगहर में इनकी मृत्यु हुई है। आगे देखते हैं 33वां प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद
द्वारा रखी गई थी, यानी कि लखनऊ घराने की नींव जो है किस उस्ताद ने रखी है लखनऊ घराने की नींव? बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान और अली खान। तो बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से। मशहूर शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक हैं। क्या है? शहनाई वादक। यहाँ पे यहीं भी इसको याद रख लीजिए, शहनाई वादक हैं। बात करें अगर लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी, तो लखनऊ घराने की नींव की बात करें बख्शू खान ने। किसने रखा था? तो बख्शू खान ने या मोदू खान। बख्शू खान प्लस मोदू खान। मोदू खान, मान लीजिए बख्शू खान दे दिया है तो आपसे मोदू खान भी पूछा जा सकता है। बख्शू खान और मोदू खान लोगों, इन दोनों ने क्या किया था? लखनऊ घराने की नींव रखी थी। तो आज थे ये 33 प्रश्न आज के हमारे 33 प्रश्न थे। और क्लास पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।